बैक वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं एनसीईआरटी 6 to 12 रिवीजन क्लासेस में। हम लोगों ने पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी का कुछ पार्ट पोर्शन कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, उन पे क्या चार्ज होता है, फिर मॉडल्स की बात करी हमने, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स की बात करी। तो हम आज के आगे के बारे में बात करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था और एक बार आपको जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दी है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और उसमें ये मैंने पूरा पीडीएफ बना के आपको वहाँ पे दे दूँगा, ये सारे नोट्स जो कि आपको बाद में फर्दर काम आएंगे जब भी आप किसी अदर एग्ज़ाम या उसके लिए पढ़कर जाना चाहते हैं या रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एटम्स। ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन पर्पस से कर रहे हैं, ना कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत तेज़ी में पूरा डिस्क्राइब करके चलें। तो हम लोग बहुत एक रिवीजन पर्पस से इसको देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा बैठिएगा। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो हम लोग उसके बाद फर्दर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन की भी क्लासेस लाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करते हैं। तो शेल्स एंड सबसेल्स। तो देखिए, द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव विद डिफरेंट एंड डेफिनेट एनर्जी इज कॉल्ड सेल। तो देखिए, हर एक उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट सर्कुलर पाथ होते हैं उसमें किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी जो एनर्जीज होती है डिफरेंट, उनको हम शेल्स कहते हैं। तो ईच शेल और द ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ वन और मोर सब सेल्स। और हर एक शेल में कई सारे सब सेल्स होते हैं जिनका सिंबल्स क्या होता है, के एल एम एन एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट सब सेल्स। क्लियर। ईच सब सेल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑर्बिटल विच आर डेनोटेड बाई एसपीडीएफ। तो हम एसपीडीएफ के हिसाब से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे शेल की बात करें तो के शेल में n इक्वल टू 1 होता है, सब सेल 1 रहेगा, ऑर्बिटल 1 रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। ऐसे ही एल में कितने आएंगे, 2 रहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8, एम में 3 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही 7 हमारे जो होते हैं, 7 ऑर्बिट्स होते हैं, 7 सेल्स होते हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्बिटल्स। तो द 3 डायमेंशनल स्पेस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स is suggested by Bohr and Bury, which is known as Bohr-Bury model. Number of electrons in different energy levels or shells, some rules are followed. तो देखिए, बोर एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो उसी के बिहाफ पर उनकी एनर्जी डिसाइड होती है। तो चलिए हम देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक शेल में, वो किस फार्मूले से दिया जाता है, 2n² से। क्लियर है। तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल क्या होता है, 1 2 3, n क्या है जहाँ पे ऑर्बिट है। Therefore the maximum number of electron in different shell। तो k में कितने आएंगे, 2 आएंगे, n यहाँ फार्मूला लगा देंगे। l में कितने आएंगे, 8 आएंगे। जैसे 2n² है, तो अगर आपको n और सेकंड ऑर्बिट में जानना है तो 2 n की जगह आप रख देंगे 2, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 × 2 8। तो यहाँ पर अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। ऐसे ही आप 3 में, 4 में, 5 में निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। तो ऐसा नहीं है कि जब तक गिवन सेल में सारे अकोमोडेट नहीं करता है जब तक वो इनर सेल्स नहीं फिल हो जाते हैं। एनएलएक्स टाइप स्कीम, इट इज रिटन एज 2 8 8 18 32 और एज एनएलएक्स स्कीम। तो 2s² means that 2 electrons are present in the s subshell of second energy level। तो यहाँ पे देखिए n रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड एनर्जी लेवल को, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, s², तो उसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। x जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और जो n था या जो सामने नंबर लिखा होता है nlx ऐसे लिखा था ना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। फिर हम बात करते हैं बैलेंसी की। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल और टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। जैसे सपोज कि आपसे पूछा गया कि बताइए नाइट्रोजन में की वैलेंसी क्या है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 7, सभी को पता है। तो इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 5, यानी लास्ट में कितने आ रहे हैं, आपके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी। जैसे कार्बन का भी पता है आपको, कार्बन का क्या है, 2 4। तो 4 यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में, तो इसको 4 रिक्वायर्ड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, 4 इसकी बैलेंसी हो जाएगी। तो रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, तो 3 रूल्स हैं
तो हम उन रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अबाउ रूल्स। तो इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ इज बेस्ड ऑन द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, Hund's maximum multiplicity law, and the relative energy of orbitals. The principle states that in the ground states of the atoms, the orbital are filled in the order of their increasing energy. यानी हमेशा जो फील्ड होते हैं एटम्स में ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ये किसने कहा है? ये अबाउ प्रिंसिपल ने कहा है। ये कुछ इस तरीके से चार्ट होता है इसका। तो ये एस है, ये पी, ये एस का लाइन है, ये पी का है, ये डी का है, ये एफ है। तो यहाँ देखिए ये 1 से निकल रहा है, तो इसका कुछ इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरीके से आपका चलता चला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनका एनर्जी लेवल भी याद रखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब देखिए 3p के बाद आना चाहिए था 3d, लेकिन 4s आ गया। तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से होता है, तो एनर्जी जो है वो 3d ऑर्बिट की ज़्यादा होती है। क्लियर है? फिर आता है हमारा नेक्स्ट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो जो 4 क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं, तो वो किसी भी पर्टिकुलर सेट के लिए सारे सेम नहीं होते हैं। अगर सारे सेम भी होंगे तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना? जैसे कि अगर हम बात करें तो एक का +1/2 होगा और एक का -1/2 होगा। क्लियर है? जैसे कि इनको देखते हैं NLM, ये 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये सेम हो सकते हैं, बट S जो है ये डिफरेंट ही होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है हुंस रूल। तो हुंस रूल क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिट ऑफ सबसेल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये सिस्टम देखिए कि इसमें देखिए एक ऑर्बिट था, ये सही है। यहाँ पर देखिए 2s था, ये सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये 3 सेल थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो एक इसमें भरा गया, एक इसमें। अगर एक और होता तो पहले एक यहाँ भरा जाता, अगर मान लीजिए एक और होता तो फिर यहाँ आता। ऐसा नहीं होता कि किसी में भी आप 2 पहले भर दो और एक एक करके, तो पहले 1 बाई 1 भरना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भर दिए, तो ये नहीं, पहले इसको भी एक दो, इसको भी एक दो, फिर अगर तीनों में एक एक हो जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में फिल करना है। क्लियर है? तो ये हुंस का रूल है। फिर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं, ये जो कि इन्फॉर्मेशन देते हैं पोजीशन की, एनर्जी की, सबसेल्स की, ओरिएंटेशन, स्पिनिंग। तो ये सारे हमको 4 कंडीशंस बताते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, n = 1 2 3, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इट आइडेंटिफाई द शेल और ऑर्बिट नंबर, ये हमको किसके बारे में बताता है? शेल और ऑर्बिट, जो कि साइज और एनर्जी जिससे हम फाइंड करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये हमें क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम, ग्राउंड मोमेंटम। तो इन अदर वर्ड इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। L = हम कंसिडर करते हैं 0 1 2 3 4 सब सेल्स होते हैं S P D F G, यानी S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 3, F 2, F के लिए 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा क्या होता है? n-1। ठीक है ना? जैसे कि हमारा n क्या था? मेन क्वांटम नंबर। फिर हमारा जो L हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर n-1 तक होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमारा क्या होता है? m। और ये कहाँ से कहाँ तक लेगा? ये होता है ये किस लिए होता है? डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L, और ये -L to +L तक होगा। L क्या था हमारा? एजिमुथल क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही फॉर्म होते हैं, क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका सभी का एटॉमिक मास का सम निकालेंगे, तो वो क्या हो जाता है? हमारा मॉलिक्यूलर मास। इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे H2O की बात करें, तो इसमें एलिमेंट कितना है? H 2 है, O 1 है, तो 2 × H + 1 × ऑक्सीजन। तो ये कहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 18 समथिंग आ जाएगा। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। फिर हम बात करते हैं फार्मूला यूनिट मास। तो इट इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हम बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। तो Na सोडियम का क्या होता है हमारा? 23, और Cl का क्या होता है? 35। ये देखिए दोनों सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे 1/1 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये इनमें से कोई भी 2 होता या 3 होता तो हम उसको वहाँ पे 2 या 3 पुट करते हैं। फिर बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो ये विलियम ओस्टवर्थ थे जिन्होंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया, मोल। 1 mole of any species is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass n grams। तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल कि किसी भी क्वांटिटी में नंबर ऑफ जो मास है वो इक्वल होगा उसके एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के n ग्राम्स के। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल इज सेम एंड फिक्स्ड, जो कि किसके इक्वल होता है? 6.022 × 10⁻23। इसी को हम क्या कहते हैं? एवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं, जो कि अमेडियो एवोगाद्रो के ऑनर देने के लिए इसका नाम रखा गया, क्योंकि उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है? चलिए मोलर मास ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 1 यूनिट। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। क्लियर है? चलिए
फिर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपने आप ही एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं, जिसमें कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं होता, अपने आप ही एनर्जी को इमिट करते रहते हैं और इसी रेडिएशन को निकलने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनसे इस तरीके का एमिशन होता रहता है उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट के बारे में फिनोमेना डिस्कवर किया था वो हेनरी बैकरल ने किया था 1896 में यूरेनियम पर। उसके बाद मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड जो पेरी क्यूरी थे और एस्किमेटेड फाउंड दैट अदर एलिमेंट्स लाइक रेडियम, थोरियम आल्सो एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये सारे कई सारे मटेरियल हमको मिले जो कि अपने आप क्या कर रहे थे कि एनर्जी इमिट कर रहे थे और उनमें से कुछ पार्टिकल्स अलग हो रहे थे। तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जेजर मोलर काउंटर व्हिच इज बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन ऑफ गैस। तो याद रखिएगा कि अगर आपको रेडियो एक्टिविटी मेजर करना है तो किससे करते हैं, जेजर मोलर काउंटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिव और बैकरल रेस क्या होती हैं। तो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द रेडिएशन इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस गेट डिस्टर्ब इनटू 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में डिस्टर्ब होता है। द पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, तो जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा इसका मतलब वो पॉजिटिवली था, उन्हें हम अल्फा रेस कहते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट मूव पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव की तरफ गया वो नेगेटिव था, उसको हम बीटा रेस कहते हैं और ये भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड न्यूट्रल एंड कॉल्ड गामा रेस। तो ये अल्फा बीटा गामा हमारी कुछ रेस थी जो कि न्यूट्रल रहती हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा है ये आप लोग देख लीजिएगा। नेचर क्या होता है, तो 2He4 यानी कि 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएंगे और 4 एटॉमिक मास कम हो जाएगा। बट जब बीटा की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाता है, ठीक है ना। गामा रेज में कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है। चार्ज जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इस पे 0 होता है। इसका 100 टाइम्स ग्रेटर देन होता है बीटा से, 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन होता है गामा रेज से, जो इसकी आयनाइजिंग पावर होती है। वैसे ये कंपैरेटिवली लो, इसकी बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। पेनिट्रेटिंग, तो ये लो पेनिट्रेटिंग, ग्रेटर देन अल्फा, मोस्ट पावरफुल। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है, दोनों पे पड़ता है बट इस पर नहीं पड़ता है। स्पीड जो होती है ये 1/10 to 120 होती है, बट इसकी जो होती है 9/10 होती है स्पीड ऑफ लाइट से। ये फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देता है, ये भी कर देता है, ये भी कर देता है। इफेक्ट की बात करें तो गिफ्ट फ्लोरेसन यानी कि एक वाइट लाइट प्रोवाइड करता है आपको एनर्जी। तो आई थिंक ये फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू एवरीवन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।